शादी की तैयारियां चल रही थी, सारे ही रिश्तेदार आ चुके थे, सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे, सभी बहुत खुश भी थे क्योंकि शाम को बारात आने वाली थी। और इधर लड़की भी अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। लड़की का नाम सलोनी होता है और उसके साथ बहुत सारी उसकी सहेलियां होती हैं जो कि उससे तरह तरह की बातें बना रही थी और मजाक भी कर रही थी कि तू कल चली जाएगी, हमें भूल तो नहीं जाएगी। कोई कह रहा था कि भूलेगी क्यों नहीं, अब तो इसका पति मिलने वाला है, इसे इसके जन्मों का साथी मिलने वाला है, हम थोड़ी ना इसे याद रहेंगे। और वो शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी, बहुत शर्मा रही थी और सारे जने उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब उससे बातें कर रहे थे तरह तरह की। और जब शाम हो जाती है, बारात आने का टाइम हो जाता है, लेकिन बारात नहीं आती। 2-3 घंटे और निकल जाते हैं, रात हो जाती है। जब बारात नहीं आती तो सारे फ़ोन करते हैं, उसके पिता फ़ोन करते हैं, माँ फ़ोन करती है। जब भी बारात वालों का ना ही फ़ोन लगता, बारातियों का ना ही कोई उनकी खबर आती। सारे रिश्तेदार यही बोलते हैं कि बारात नहीं आएगी, बारात वहाँ से निकली ही नहीं है, बारात नहीं आएगी, लेकिन किसी का नंबर नहीं मिल रहा था। तभी जो लड़की होती है वो अपने पति के पास फ़ोन करती है, होने वाले पति के पास, और जो वो जवाब देता है वहाँ से उसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके जो पापा होते हैं वो भी बेड रेस्ट पे होते हैं क्योंकि उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो भी कुछ कर नहीं सकते थे। वो भी फ़ोन लगाते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन जब लड़की का फ़ोन उसका होने वाला पति उठाता है तो वो उसे कुछ ऐसा जवाब देता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो लड़की होती है इसका नाम होता है, और बहुत अच्छी होती है पढ़ाई में। अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी ये सारा किया करती थी, अपनी माँ के साथ अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर भी होती है। तो माँ बाप इसके लिए लड़का देखने लगते हैं, तो इसके लिए लड़का देखते हैं तो लड़के की बात पक्की हो जाती है। लड़के का नाम सूरज होता है। जब लड़के की ना बात पक्की हो जाती है तो लड़के वालों की डिमांड होती है। सलोनी के माता पिता गरीब होते हैं, वो एक ऑटो चलाते हैं उसके पिता, लेकिन वो अपनी इकलौती बेटी होती है तो उसको चाहते हैं कि उसको सारा दहेज दूँ, सब कुछ दूँ, उसे किसी बात की कमी ना छोड़ूं। जब लड़के वालों की डिमांड होती है, गाड़ी चाहिए, चेन चाहिए और अंगूठी चाहिए, उसकी उनकी कुछ डिमांड होती है दहेज की, तो उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ आपको दूंगा। शादी तय हो जाती है। सलोनी के पापा यही सोचते हैं कि मेरे पास जो ज़मीन पड़ी है वो बेच दूंगा, किसके काम आएगी, मेरी एक ही तो बेटी है, और मैं इसकी शादी धूमधाम से कर दूंगा। और लेकिन जो लड़के वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमें तिलक पर ही सब कुछ चाहिए, जो भी हमने मांगा है हमें तिलक पर ही दे देना। सलोनी के पिता तैयार हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, हम तिलक पर आएंगे तो आपने जो भी मांगा है हम आपको वहीं दे देंगे, तिलक पर ही। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तिलक से ठीक 2 दिन पहले सलोनी के जो पापा होते हैं वो कहीं से आ रहे होते हैं तो उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके हाथ पैरों में बहुत चोटें लगती हैं, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो जितना भी पैसा था उनके पास, जो वो सोच रहे थे सलोनी की शादी में लगाने की, सलोनी के जो ससुराल वालों ने दहेज की डिमांड की थी वो पूरी करने की, अब वो सारा पैसा उनके इलाज में लग जाता है और वो सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। जब वो सारा पैसा ख़त्म हो जाता है तो वो घर पर होते हैं, घर पर आ जाते हैं, लेकिन वो बेड रेस्ट डॉक्टर उन्हें बोलते हैं। अब वो चलने फिरने से भी लाचार हो जाते हैं। अब उनके मन में एक ही टेंशन रहती है कि मैं जो उन्होंने दहेज मांगा था उनकी डिमांड कैसे पूरी करूँगा, 2 दिन बाद तिलक है, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। जो रिश्तेदार होते हैं वो उन्हें समझाते हैं कि कोई बात नहीं, तिलक पर ना सही शादी पर दे देंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा, शादी तो होगी ही, शादी थोड़ी ना कैंसिल हो जाएगी। जब रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं तो उसके पिता जो होते हैं वो अपने समधी को फ़ोन करते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और आपने जो भी कुछ मांगा है हम शादी पर दे देंगे, और अभी मेरा सारा पैसा खर्च हो चुका है मेरे इलाज में, लेकिन आपने जो भी दहेज मांगा है मैं आपको ज़रूर दूंगा। ऐसा बोलकर तो उसके जो पापा होते हैं, उसके जो समधी होते हैं, सलोनी के ससुर, वो
कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप दे देना आराम से। ये सुनकर सलोनी के जो पिता होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अब चलो, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा समधी बहुत अच्छा है कि वो मान गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था, जब तिलक पर उन्होंने ये देने की मना कर दी तो मन ही मन उन्होंने ये सोच लिया था कि इन लोगों ने हमारा खर्चा करवा दिया है और हमें कुछ भी नहीं दे रहे। अब हम इनका भी खर्चा कराएंगे और इन्हें ऐसे वक्त पर धोखा देंगे जो ये भी याद रखेंगे, हम बारात लेकर ही नहीं जाएंगे। वो अपने मन में ये गुस्सा उन्हें आता है और वो ये बदला लेने की सोचते हैं। अब तिलक का दिन आता है। तिलक वाले दिन ये लोग पहुंच जाते हैं, लड़की वाले, सलोनी के घर वाले जब वहाँ जाते हैं तो कुछ लेके नहीं जाते हैं। वो लोग गुस्सा होते हैं, लेकिन वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं करते। तिलक वाला दिन समाप्त होता है। तिलक की जो भी रीति रिवाज होती है वो संपन्न हो जाती है और ये लोग अपने घर आ जाते हैं। अब शादी की तैयारियां चलने लगती हैं, धीरे धीरे शादी की तैयारी चलने लगती हैं। शादी वाला दिन भी आ जाता है। अब जब शादी वाला दिन आता है तो वही सब अपने कामों में लगे होते हैं। सब खुश होते हैं बहुत कि आज की शादी है सलोनी की, और सलोनी भी बहुत खुश होती है। वो अपने कमरे में तैयार हो रही होती है, दुल्हन के लिए तैयार हो रही होती है। उसके मेहंदी भी लगी होती है, हल्दी भी उसके लग चुकी होती है। सभी वो तैयार हो रही होती है, उसकी सारी सहेलियां उसके पास होती हैं और वो उसको चिढ़ा रही होती हैं कि आज तेरी शादी है, कल तो तू अपने पति के साथ होगी, ये है वो है। उसे बहुत चिढ़ाती हैं और वो शर्म के मारे पानी पानी हो रही होती है। यही सब सुन के शाम हो जाती है। शाम को भी बारात के आने का टाइम हो जाता है। बारात वालों को फ़ोन किया जाता है कि निकली या नहीं निकली, लेकिन उनका फ़ोन सबका बंद होता है, फ़ोन नहीं मिलता। सारे रिश्तेदार परेशान होने लगते हैं, तरह तरह की बातें भी बनाने लगते हैं। उसके पिता भी कितनी बार फ़ोन करते हैं, किसी का फ़ोन नहीं मिलता। रात भी हो जाती है, 3-4 घंटे और निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ना ही किसी का नंबर मिलता। तब जाकर जो सलोनी होती है वो अपने होने वाले पति के पास, सूरज के पास फ़ोन करती है। और जब वो कहती है क्या हुआ, सब परेशान हो रहे हैं, आप लोग बारात लेके निकले या नहीं निकले, तो जो सूरज उसे जवाब देता है, सूरज कहता है कि हम लोगों ने जो मांगा था गाड़ी, चेन, और वो तुम लोगों ने नहीं दिया। तुम्हारे पापा ने हमारा इतना खर्चा करवा दिया और हमें कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं मिला। और क्यों शादी करूं मैं तुझसे? तुझसे शादी करके मुझे मिलेगा क्या? क्या दिया है तेरे पिता ने? हमारा दुनिया भर का खर्चा करवा दिया। अब हमने भी तुमसे बदला लिया है कि शादी पर तुम्हारा बहुत सा खर्चा हो जाएगा ना, और बारात नहीं आएगी तो तुम्हारी बदनामी होगी, और उल्टा जो भी तुम्हारा खर्चा हुआ है उससे तुम परेशान होगे। तब तुम्हें पता चलेगा, जैसे तुमने हमारे पैसे खर्च करवाए थे, तुम्हारे पैसे भी खर्च होंगे और तुम्हारी बदनामी अलग से होगी कि बारात लौट गई लड़की की, तब तुम्हें पता चलेगा। और कहता है तुझसे मैं शादी नहीं करूँगा और आज के बाद मेरे पास फ़ोन भी मत करियो। ये कह के वो लड़का फ़ोन काट देता है। तो सलोनी के होश उड़ जाते हैं और वो अपने पापा को सारी बातें बताती है। जब सारी बातें बताती है तो वो बहुत दुखी होते हैं। लेकिन जो सलोनी होती, सारे रिश्तेदार धीरे धीरे करके वापस चले जाते हैं। जो सलोनी होती है वो अपने पिता को चुप कराती है और बोलती है कि पापा आप चिंता मत करो। और वो ठान लेती है कि अब मेरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ बन के दिखाऊंगी, मैं कुछ ऐसा करूंगी जो कि सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। वो अपनी पढ़ाई फिर से जारी करती है और जब वो पढ़ाई आगे जारी करती है तो एक दिन उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और वो किसी एक ऑफिस में बड़ी अधिकारी के पोस्ट पर उसकी नौकरी लग जाती है। जब उसकी नौकरी लग जाती है तो वहाँ नौकरी कर रही होती है। एक दिन अचानक से एक लड़का वहाँ आता है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। जब उसका नंबर आता है, कैबिन में वो जाता है, तो जब सलोनी उसकी शक्ल देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं होता, वो सूरज होता है। जब वो सूरज उसको देखता है तो वो पहचान जाता है। तो उससे कहता है कि क्या आपका नाम सलोनी है? तो वो कहती है कि हाँ, मैं सलोनी ही हूँ और मैं भी तुम्हें पहचान गई हूँ कि तुम सूरज हो जिससे मेरी शादी तय हुई थी, और तुम दहेज के चक्कर में, दहेज के इतने लालची थे जो बारात लेकर ही नहीं आए थे मेरे घर पर और मेरी शादी तोड़ दी थी मुझे ये कहकर कि मेरी बदनामी होगी, और आज तुम यही नौकरी मांगने आए हो मेरे पास। वो उसे बहुत उल्टा सीधा बोलती है और वो चुप खड़ा सुनता रहता है। वो कहता है कि मेरे घर में खाने तक के लाले पड़ गए हैं और बहुत मजबूर हूँ मैं। तो उसके आगे हाथ जोड़ता है, कहता है प्लीज़ मुझे ये नौकरी दे दो। तो वो कहती है कि किस उस पर मैं तुम्हें नौकरी दूँ। उसकी फ़ाइल वगैरह देखती है तो सब ठीक होता है, वो इस लायक होता है कि उसे नौकरी मिल सके। तो वो उसे नौकरी
दे देती है और उसको ये बोलती है कि अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो शायद तुम्हें कभी माफ़ नहीं करती और ये नौकरी आज तुम्हें नहीं मिलती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं तुम्हारी डिग्री देखकर तुम्हें नौकरी दे रही हूँ। और ये याद रखना कि कभी किसी लड़की को उस कम नहीं समझना चाहिए। और ये नौकरी तुम्हें मिल चुकी है, वो नौकरी करने लगता है धीरे धीरे, लेकिन अब सूरज भी ईमानदारी से नौकरी करता है और वो ठान लेता है कि मैं भी एक अच्छी पोस्ट पर जाऊंगा और सलोनी से ही शादी करूंगा दोबारा। दिन दिन निकलते जाते हैं, वो भी एक अच्छे उस पर आ जाता है, काम करने लगता है, अच्छा कमाने लगता है। अब दोनों बातें करते करते दोनों में एक बार फिर से दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ सालों बाद, 1-2 साल बाद दोनों की शादी हो जाती है, दोनों के घर वाले तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बार सूरज ने कोई दहेज नहीं लिया था और बल्कि वो अब उसके एहसानों के तले दब चुका था। अब वो उससे खुलकर बात तक नहीं करता था, उससे आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता था, क्योंकि वो उसके एहसानों के तले दब चुका था। अब उससे कुछ उल्टा सीधा बोलना तो दूर, उससे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता था, बल्कि नज़रें मिलाकर बात तक नहीं करता था, क्योंकि वो जिस मुकाम पर पहुंचा था वो सलोनी की ही देन थी, एक तरह से उसको भीख में मिली हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।